हम सब अपनी चीजों का मतलब पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे फोन की बैटरी हो या हमारे समय का। लेकिन जब एक पूरी फैक्ट्री या एक बड़े व्यवसाय की बात आती है, तो ये पूरा इस्तेमाल करने का क्या मतलब होता है? और मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि क्या फुल कैपेसिटी का मतलब है मशीनों और लोगों को उनकी सीमा तक धकेलना? क्या इसमें कोई छिपा हुआ खतरा भी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आपने सीधे उस दुविधा पर उंगली रख दी है जिसे ज्यादातर मैनेजर एक तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। एक फोन की बैटरी को 100% इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन एक पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को 100% पर चलाना वो एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कहीं ज्यादा जटिल कहानी है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आज का हमारा विषय है पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस व्यावसायिक सिद्धांत को बहुत सरलता से समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, और जैसा हमने इशारा किया, इसके छुपे हुए पहलू क्या हैं। हाँ, और इस बातचीत का मकसद सिर्फ परिभाषा समझना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि किसी भी व्यवसाय के लिए अपनी पूरी क्षमता पर काम करने का असली मतलब क्या है। हम ये देखेंगे कि इससे लागत कैसे कम होती है, मुनाफा कैसे बढ़ता है, और वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस आदर्श को हकीकत बनने से रोकती हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। सरल शब्दों में पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने का मतलब क्या है? मतलब एक व्यवसाय अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का। हाँ, जैसे मशीनें, श्रमिक, कच्चा माल, फैक्ट्री की जगह। हाँ बिल्कुल, इन सब का इस्तेमाल करके बिना किसी बर्बादी के ज्यादा से ज्यादा संभव उत्पादन कर रहा है। ये किसी भी प्लांट का कह सकते हैं कि कागज पर मौजूद उच्चतम कुशल स्तर है। और यहाँ कुशल शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना नहीं है, बल्कि कुशला पूर्वक अधिकतम उत्पादन करना है। ये उस मीठे बिंदु, वो स्वीट स्पॉट को खोजने के बारे में है जहां सब कुछ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तनाव के सुचारू रूप से चलता है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, न कि 100 मीटर की दौड़, है ना? 100 मीटर की दौड़ में आप अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन आप ऐसा सिर्फ 10-12 सेकंड के लिए कर सकते हैं। सही बात है। मैराथन में आपको एक ऐसी गति बनाए रखनी होती है जिसे आप घंटों तक कायम रख सकें। ज्यादातर व्यवसाय 100 मीटर की दौड़ की तरह काम करने की गलती करते हैं। ये एक बेहतरीन सादृश्य है। तो ठीक है, ये आदर्श स्थिति है, एक मैराथन वाली गति। लेकिन असल दुनिया में जहां हर रुपए का हिसाब होता है, इस आदर्श को पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाती है? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा फायदा अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत से जुड़ा है, और वो है निश्चित लागत या फिक्स कॉस्ट्स। ये बड़ी कंपनियों के लिए एक ही समय पर वरदान और अभिशाप दोनों हैं। अच्छा, निश्चित लागत मतलब वो खर्चे जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलते नहीं हैं। बिल्कुल, हाँ। जैसे फैक्ट्री का किराया, मैनेजर की तनख्वाह या मशीनों का बीमा। आप चाहे एक चीज बनाएं या 1 लाख, ये खर्चा तो होना ही है। बिल्कुल, ये वो अदृश्य बोझ है जो फैक्ट्री का दरवाजा बंद होने पर भी बना रहता है। अब खेल यहां से शुरू होता है। आप इस बोझ को जितनी ज्यादा यूनिट्स पर फैला देंगे, प्रति यूनिट आपका बोझ उतना ही कम हो जाएगा। हमारे नोट्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कि एक कंपनी की निश्चित लागत 1 लाख रुपए प्रति माह है। अगर वो अपनी कम क्षमता पर काम कर रही है और सिर्फ 10,000 यूनिट का उत्पादन करती है, तो वो पूरा 1 लाख का खर्चा उन 10,000 यूनिट्स पर बट जाएगा। मतलब हर यूनिट पर 10 रुपए की निश्चित लागत आ गई। सही कहा। अब सोचिए कि मैनेजमेंट कुछ सुधार करता है और उसी फैक्ट्री उन्हीं मशीनों से उत्पादन बढ़ाकर 20,000 यूनिट कर देता है। निश्चित लागत तो अभी 1 लाख रुपए है, लेकिन अब वो 20,000 यूनिट्स पर बट रही है, यानी प्रति यूनिट निश्चित लागत घटकर सिर्फ 5 रुपए रह गई। लागत सीधी आधी हो गई। ये तो कमाल है। और यहां से दूसरा लाभ सीधे तौर पर जुड़ता है, मुनाफे में वृद्धि। जब आपकी प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है और मान लीजिए कि बाजार में आपके उत्पाद की मांग है, जिससे आप ज्यादा बेच पाते हैं। हाँ, तो इसका सीधा मतलब है ज्यादा राजस्व और ज्यादा मुनाफा। हर एक चीज जो आप बेच रहे हैं उस पे आप पहले से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी तो है। मतलब एक फैक्ट्री में खाली पड़ी मशीनें और बिना काम के बैठे कर्मचारी, ये एक तरह से पैसे की बर्बादी है। पूरी क्षमता का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि आपके हर निवेश का पूरा मूल्य निकल रहा है। और इससे एक और चीज मिलती है, बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ, जिसे कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। सही है। अगर मेरी उत्पादन लागत मेरे प्रतियोगी से कम है, तो मैं अपने उत्पाद की कीमत भी कम रख सकती हूँ और बाजार में ज्यादा हिस्सा जीत सकती हूँ। और अगर हम इस तस्वीर को और बड़ा करके देखें,
तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब देश के उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में देखते हैं। ज्यादा उत्पादन का मतलब है ज्यादा रोजगार के अवसर, ज्यादा निर्यात की संभावना, और ये सब मिलकर सीधे तौर पर देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये सिर्फ एक कंपनी के बोर्डरूम की बात नहीं है, ये पूरे देश की आर्थिक सेहत से जुड़ा मामला है। ये सुनने में तो एकदम नो ब्रेनर लगता है। मतलब ज्यादा बनाओ, लागत घटाओ, ज्यादा कमाओ, देश की तरक्की में भी योगदान दो। लेकिन असल दुनिया में तो ऐसा होता नहीं है। हर कंपनी 100% पे नहीं चल रही होती। कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी अड़चन होगी जो इसे इतना मुश्किल बनाती है। बिल्कुल। और यहीं पर सिद्धांत और व्यवहार का अंतर सामने आता है। कई कारक हैं जो किसी व्यवसाय को पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारक है बाजार की मांग। अगर आपके उत्पाद को खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो आप दुनिया की सबसे बेहतरीन फैक्ट्री लगाकर भी क्या करेंगे? आप सामान बनाकर गोदाम में तो नहीं रख सकते। लेकिन क्या अच्छी मार्केटिंग और विज्ञापन से मांग की समस्या को हल नहीं किया जा सकता? एक हद तक हाँ, लेकिन आप मांग पैदा कर सकते हैं, उसे असीमित रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। आर्थिक मंदी, बदलते ट्रेंड्स, नए प्रतिस्पर्धी, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरा बड़ा कारक है सप्लाई चेन, यानी कच्चे माल की उपलब्धता। हो सकता है आपके पास ऑर्डर की लाइन लगी हो, लेकिन अगर आपको उत्पादन के लिए जरूरी मान लीजिए कोई चिप या स्टील या कोई खास केमिकल ही नहीं मिल रहा, तो आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपने कुशल श्रमिकों की बात की थी, लेकिन आज के ऑटोमेशन के युग में क्या ये समस्या अब भी उतनी बड़ी है? मुझे लगा था कि अब तो सारा खेल मशीनों का है। शायद मैं गलत हूं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ऑटोमेशन ने कई काम आसान किए हैं, लेकिन उन स्वचालित मशीनों को चलाने, उनकी प्रोग्रामिंग करने और उनकी मरम्मत करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कुशल और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। एक सामान्य मशीन ऑपरेटर और एक रोबोटिक्स इंजीनियर के कौशल में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपके पास ऐसे कर्मचारी नहीं हैं, तो आपकी महंगी मशीनें भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगी। और खुद मशीनें भी तो एक बाधा बन सकती हैं, है ना? निश्चित रूप से। मशीन की दक्षता एक और महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपकी मशीनें पुरानी तकनीक की हैं या आप उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं देते और वो बार बार खराब होती रहती हैं, तो आपका उत्पादन लगातार बाधित होता रहेगा। इसके अलावा वित्तीय संसाधन भी एक बड़ी बाधा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, कच्चा माल खरीदने, मजदूरों को समय पर वेतन देने के लिए कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। अगर पैसे का प्रवाह सुचारू नहीं है तो पूरी साइकिल रुक जाती है। सही है। और अंत में भारत जैसे कई देशों में बिजली और बुनियादी ढांचा, अचानक बिजली चली जाना या खराब सड़कों की वजह से माल का समय पर ना पहुंचना, ये सब आपकी उत्पादन क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकते हैं। तो अगर कोई मैनेजर इन सब समस्याओं के पहाड़ को देख रहा है, मांग की अनिश्चितता, सप्लाई की दिक्कतें, कर्मचारियों का कौशल, पैसे की कमी, तो वो इस पे चढ़ना कहाँ से शुरू करे? इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या रणनीतियां हैं? ये सब अच्छी योजना और प्रबंधन पर निर्भर करता है। स्रोत में कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला है मांग का सटीक पूर्वानुमान। आपको बाजार के डेटा, पिछले ट्रेंड्स और आर्थिक संकेतों का अध्ययन करके ये अनुमान लगाना होगा कि भविष्य में आपके उत्पाद की कितनी मांग हो सकती है, ताकि आप उसी के अनुसार उत्पादन की योजना बना सकें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या सटीक पूर्वानुमान जैसी कोई चीज असल में होती है? बाजार तो हमेशा अनिश्चित रहता है। आप सही कह रहे हैं, ये 100% सटीक कभी नहीं हो सकता, लेकिन अटकलों पर काम करने से बेहतर है कि आप डेटा आधारित अनुमान लगाएं। दूसरा है कुशल उत्पादन योजना। इसका मतलब है कि फैक्ट्री के सभी विभागों, खरीद, उत्पादन, पैकेजिंग, शिपिंग के बीच बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक विभाग तैयार है लेकिन दूसरे की वजह से काम रुका हुआ है। और तीसरा, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, मशीनरी का नियमित रखरखाव। हाँ, इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, है ना? मतलब मशीन के खराब होने का इंतजार करने के बजाय उसकी पहले से देखभाल करना। ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कई मैनेजर अगर ये टूटा नहीं है तो इसे ठीक मत करो वाली मानसिकता से काम करते हैं। क्या ये लागत बचाने की छोटी सोच लंबे समय में ज्यादा महंगी नहीं पड़ती? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में शुरुआत में थोड़ा खर्च और समय लगता है, लेकिन ये आपको अचानक होने वाले बड़े ब्रेकडाउन से बचाता है, जिसकी लागत कहीं ज्यादा होती है। ये वैसा ही है जैसे हम अपनी कार की सर्विसिंग समय पर करवाते हैं, ताकि वो हाईवे पर बीच रास्ते में बंद ना हो जाए। इसके अलावा कार्यबल का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अपने श्रमिकों को नई तकनीक और बेहतर तरीकों का प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है।
और मांग और सप्लाई की समस्या के लिए क्या किया जा सकता है? सप्लाई के लिए आपको कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और एक सही इन्वेंट्री स्तर बनाए रखना होगा, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। और मांग बढ़ाने के लिए एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति बहुत जरूरी है। विज्ञापन, प्रचार, नए बाजारों की खोज, इनके माध्यम से मांग को स्थिर और बढ़ाया जा सकता है। और आखिर में फैक्ट्री के अंदर हर तरह की बर्बादी को कम करना, चाहे वो सामग्री की बर्बादी हो या कर्मचारियों का खाली समय, हर चीज पर नियंत्रण करके आप अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जिस 100% के आंकड़े के पीछे सब भाग रहे हैं वो असल में एक पेज, एक जाल हो सकता है। मतलब टॉप गियर में गाड़ी चलाना लंबे सफर के लिए अच्छा नहीं है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल, और यहीं पर यह चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही समस्या पर ध्यान देते हैं, कम उपयोग, यानी अंडर यूटिलाइजेशन। हाँ, और वो समस्या तो साफ है। जब क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता है तो जैसा हमने चर्चा की, प्रति यूनिट लागत ज्यादा होती है, मुनाफा कम होता है, श्रमिक और मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं। और कंपनी की बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता कम हो जाती है। ये एक धीमी मौत की तरह है। सही। सही कहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है अति उपयोग या ओवर यूटिलाइजेशन, और इसके अपने खतरे हैं जो ज्यादा घातक हो सकते हैं क्योंकि वो सफलता के भेष में आते हैं। मुझे एक कपड़ा फैक्ट्री की मैनेजर की कहानी याद आती है। उन्हें छुट्टियों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। उन्होंने अपनी टीम और मशीनों को दिन रात 24/7 चलाया, कोई छुट्टी नहीं, कोई मेंटेनेंस ब्रेक नहीं। ऑर्डर तो समय पर पूरा हो गया और उन्हें कंपनी से बड़ा बोनस भी मिला। सबने उनकी तारीफ की। ये तो सफलता की कहानी लगती है। शॉर्ट टर्म में हाँ, लेकिन अगले 3 महीनों में उनकी आधी से ज्यादा सिलाई मशीनें बड़े ब्रेकडाउन में चली गईं। उनके सबसे अच्छे और अनुभवी 10 कर्मचारी थकान और दबाव के कारण नौकरी छोड़कर चले गए। नए कर्मचारियों को काम सिखाने में समय लगा और उत्पादन की गुणवत्ता गिर गई। नतीजा ये हुआ कि अगले 6 महीने तक कंपनी अपने सामान्य उत्पादन स्तर तक भी नहीं पहुंच पाई। उस एक बड़े ऑर्डर के मुनाफे से कहीं ज्यादा नुकसान उन्हें लंबे समय में उठाना पड़ा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ने लॉन्ग टर्म में कंपनी को पंगु बना दिया। बाप रे! तो मतलब मशीनों को उनकी सीमा से ज्यादा चलाने पर वो जवाब दे देती हैं और इंसानों को उनकी सीमा से ज्यादा धकेलने पर वो भी जवाब दे देते हैं। बिल्कुल। जब आप मशीनों को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो टूट फूट बढ़ती है, रख रखाव की लागत आसमान छू जाती है। जब आप कर्मचारियों को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो उनमें थकान मतलब बर्नआउट बढ़ता है, गलतियां होती हैं, उत्पाद की गुणवत्ता गिरती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। तो थोड़े समय के लिए भले ही आपको लगे कि आप ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपकी कंपनी की नींव को खोखला कर देता है। तो इसका मतलब है कि लक्ष्य 100% नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? 90%, 95%? यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि लक्ष्य सिर्फ अधिकतम उपयोग नहीं है, बल्कि इष्टतम यानी ऑप्टिमम क्षमता उपयोग है। ये एक संतुलन खोजने के बारे में है। ज्यादातर उद्योगों के लिए ये आंकड़ा 85% से 90% के बीच कहीं होता है। 85% से 90%, ये थोड़ा अजीब लगता है। हम जानबूझकर 10-15% क्षमता का उपयोग क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि वो 10-15% का बफर आपको सांस लेने की जगह देता है, या आपको मशीनों के नियमित रखरखाव के लिए समय देता है, या आपको अचानक मिले किसी बड़े या जरूरी ऑर्डर को पूरा करने की सुविधा देता है, या आपके कर्मचारियों को आराम करने और अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल करने का मौका देता है। यह संतुलन ही आपकी कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करता है। 100% पर दौड़ने वाली कंपनी नाजुक होती है। एक छोटी सी भी समस्या पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। 85% पर चलने वाली कंपनी लचीली और मजबूत होती है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि पूरी उत्पादन क्षमता का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना नहीं, बल्कि बिना बर्बादी के अधिकतम कुशल उत्पादन करना है। ये लागत को कम करता है, मुनाफे को बढ़ाता है और किसी कंपनी को बाजार में मजबूत बनाता है। और ये सब कुछ उचित योजना, मांग के सही पूर्वानुमान, मशीनों के रखरखाव और सभी विभागों के बीच अच्छे समन्वय पर निर्भर करता है। लेकिन शायद आज का सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि व्यवसायों को अति उपयोग के जाल से बचना चाहिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय उन्हें एक इष्टतम स्तर पर काम करके लंबे समय तक स्थिर और विकसित रहने का लक्ष्य रखना चाहिए। सफलता एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है।
ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। आज की गिग इकोनॉमी और ऑन डिमांड सेवाओं की दुनिया में, जहां सब कुछ लचीला और अस्थायी है, जहां कंपनियां स्थायी कर्मचारियों और अपनी फैक्ट्रियों के बजाय फ्रीलांसरों और क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भर हैं, क्या पूरी क्षमता का ये पारंपरिक फैक्ट्री आधारित विचार अभी भी उतना ही मायने रखता है, या क्या व्यवसायों को अब क्षमता को मापने और उसके बारे में सोचने के बिल्कुल नए तरीकों की आवश्यकता है?